नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा पथ पर, जहां हर कहानी, हर सीख और हर क्षण आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गाथा की जो नीति, बल और बुद्धि का अनमोल संगम है, चाणक्य और चंद्रगुप्त की अमर कहानी। चलिए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। मगध की अंधेरी रात। प्राचीन भारत में मगध, जिसे आज के बिहार के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। यह न केवल अपनी सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि व्यापार, संस्कृति और वैभव का भी केंद्र था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र उस समय भारत की सबसे जीवंत और समृद्ध नगरी मानी जाती थी, जहां व्यापारी, विद्वान और कारीगर एकत्रित होते थे। गंगा नदी के किनारे बसा यह राज्य अपनी उपजाऊ भूमि और सामरिक स्थिति के कारण अखिल भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। मगध की सेना इतनी विशाल थी कि पड़ोसी राज्य उससे भय खाते थे और उसका वैभव दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन इस वैभवशाली राज्य का नेतृत्व उस समय धनानंद के हाथों में था, जो एक अहंकारी, क्रूर और भ्रष्ट शासक था। धनानंद का शासन स्वार्थ और विलासिता की चरम सीमा को छू रहा था। उसने प्रजा पर भारी कर थोप रखे थे, जिनका उपयोग वह अपनी सुख सुविधाओं और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन पर खर्च करता था। उसके महल सोने और रत्नों से सजे थे, दीवारें कीमती पत्थरों से जड़ी थीं और दरबार में हर दिन उत्सवों का माहौल रहता था। लेकिन दूसरी ओर प्रजा भूख, गरीबी और अन्याय के दलदल में डूब रही थी। किसान अपनी फसलों का अधिकांश हिस्सा कर के रूप में दे देते थे और मजदूरों को उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता था। गांवों में लोग भूख से मर रहे थे और उनकी आवाज राजा के कानों तक नहीं पहुंचती थी। धनानंद की सेना और दरबारी भी उसके भ्रष्ट आचरण में शामिल थे, जिसके कारण पूरे राज्य में अराजकता और असंतोष का माहौल था। इसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में, जो उस युग का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था, एक विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे, जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति के प्रकांड विद्वान थे। उनकी बुद्धिमत्ता और गहन चिंतनशीलता ने उन्हें अपने समय के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक बना दिया था। तक्षशिला में वे न केवल विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, बल्कि देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर भी गहरी नजर रखते थे। चाणक्य एक प्रबल राष्ट्रभक्त थे, जिनका मानना था कि एक मजबूत और न्यायपूर्ण शासन ही देश को समृद्ध और एकजुट रख सकता है। मगध की बिगड़ती स्थिति और धनानंद के अत्याचारों की खबरें जब उनके कानों तक पहुंची, तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। चाणक्य ने देखा कि देश की प्रजा दुखी और निराश थी और धनानंद जैसे शासक के नेतृत्व में भारत का भविष्य अंधकारमय हो रहा था। उनकी दूरदृष्टि ने उन्हें यह समझाया कि केवल ग्रंथों का अध्ययन और शिक्षण अब पर्याप्त नहीं है। देश को एक ऐसे शासक की आवश्यकता थी जो न केवल शक्तिशाली हो, बल्कि नीतिनिष्ठ, प्रजावत्सल और दूरदर्शी भी हो। चाणक्य का मानना था कि एक योग्य राजा ही प्रजा के कल्याण और देश की एकता को सुनिश्चित कर सकता है। इस विचार ने उनके मन में एक क्रांति की चिंगारी जला दी और उन्होंने निश्चय किया कि वे धनानंद जैसे भ्रष्ट शासक को हटाकर भारत में एक नए युग की शुरुआत करेंगे। यह संकल्प उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने न केवल मगध, बल्कि पूरे भारत के इतिहास को बदल दिया। चाणक्य की इस यात्रा की शुरुआत एक दृढ़ संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण से हुई। उनकी बुद्धि, नीति और रणनीति ने उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाया, जहां वे एक सामान्य बालक को सम्राट बनाने और भारत को एक करने का सपना देखने लगे। यह मगध की अंधेरी रात में एक नई सुबह की शुरुआत थी, जिसके पीछे चाणक्य की दूरदर्शिता और उनके अटल विश्वास का बल था। अपमान और प्रतिज्ञा। आचार्य चाणक्य, जिनकी बुद्धिमत्ता और राष्ट्रभक्ति तक्षशिला विश्वविद्यालय में विख्यात थी, ने मगध की दुर्दशा को देखकर एक साहसिक निर्णय लिया। वे यह मानते थे कि केवल शिक्षा और चिंतन से देश का उद्धार नहीं हो सकता,
इसके लिए व्यावहारिक कदम उठाने की आवश्यकता थी। मगध की प्रजा की पीड़ा और धनानंद के अत्याचारों को समाप्त करने के संकल्प के साथ चाणक्य पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी में धनानंद के दरबार में पहुंचे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, राजा को उसकी गलत नीतियों के प्रति जागरूक करना और देश के हित में सुधार की राह दिखाना। चाणक्य ने दरबार में उपस्थित होकर धनानंद से विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, आपका राज्य शक्तिशाली है, लेकिन प्रजा भूख और अन्याय से त्रस्त है। यदि आप करों को कम करें, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करें और प्रजा के कल्याण पर ध्यान दें, तो मगध और भी महान बन सकता है। उनकी बातें नीति, तर्क और प्रजा के हित से प्रेरित थीं, जो किसी भी दूरदर्शी शासक को प्रभावित कर सकती थी। लेकिन धनानंद, जिसका अहंकार उसकी बुद्धि पर हावी था, चाणक्य की सलाह को सुनने के मूड में नहीं था। वह एक ऐसा शासक था जो अपनी सत्ता और वैभव को ही सर्वोपरि मानता था। चाणक्य की सलाह को उसने न केवल ठुकरा दिया, बल्कि उसे अपमानित करने का निर्णय लिया। धनानंद ने चाणक्य को तुच्छ समझते हुए उपहास किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस साधारण ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। सैनिकों ने चाणक्य की जटाओं को पकड़कर उन्हें अपमानजनक तरीके से दरबार से बाहर खींच लिया और धूल में फेंक दिया। यह घटना न केवल चाणक्य के लिए, बल्कि उनके आत्मसम्मान और उनके राष्ट्र के प्रति दृष्टिकोण के लिए एक गहरा आघात थी। मगध के भव्य दरबार में एक विद्वान का इस तरह अपमान होना उस समय की भ्रष्ट व्यवस्था का जीवंत प्रमाण था। हालांकि चाणक्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जहां कोई अन्य व्यक्ति इस अपमान से टूट जाता, चाणक्य ने इसे अपनी शक्ति का स्रोत बनाया। दरबार के बाहर धूल में खड़े होकर उन्होंने अपने मन में उठ रहे क्रोध और अपमान को एक दृढ़ संकल्प में बदल दिया। उन्होंने धरती की मिट्टी की मुट्ठी उठाई और आकाश की ओर देखते हुए एक ऐतिहासिक प्रतिज्ञा की, जब तक मैं इस भ्रष्ट साम्राज्य को ध्वस्त कर एक योग्य, नीतिनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा को मगध के सिंहासन पर नहीं बैठाऊंगा, तब तक मेरी ये जटाएं नहीं कटेंगी। यह केवल एक शपथ नहीं थी, यह एक क्रांति का उद्घोष था जो भारत के इतिहास को नया आकार देने वाला था। चाणक्य की यह प्रतिज्ञा उनकी दूरदृष्टि, दृढ़ता और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रतीक थी। चाणक्य की जटाएं, जो उस समय तक एक विद्वान की पहचान थी, अब उनके संकल्प का प्रतीक बन गई। यह प्रतिज्ञा केवल धनानंद के खिलाफ विद्रोह नहीं थी, बल्कि पूरे भ्रष्ट और अत्याचारी शासन के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा थी। चाणक्य ने इस अपमान को व्यक्तिगत हार के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में लिया, जिसने उन्हें भारत को एक नए और न्यायपूर्ण नेतृत्व की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया। उनकी यह प्रतिज्ञा न केवल मगध की अंधेरी रात को समाप्त करने की शुरुआत थी, बल्कि एक नए युग की नींव थी, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट को जन्म दिया। चाणक्य का यह क्षण इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन गया, जहां एक विद्वान ने अपनी बुद्धि और संकल्प के बल पर एक साम्राज्य को बदलने का बीड़ा उठाया। यह अपमान और प्रतिज्ञा की कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति तलवार या सत्ता में नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च उद्देश्य में निहित होती है। चंद्रगुप्त से भेंट। धनानंद के दरबार में हुए अपमान ने चाणक्य के मन में एक अटल संकल्प जगा दिया था। यह अपमान केवल उनकी व्यक्तिगत हार नहीं था, बल्कि यह उस भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक था जिसे वे उखाड़ फेंकना चाहते थे। चाणक्य ने निश्चय किया कि भारत को एक ऐसे नायक की आवश्यकता है जो न केवल शक्तिशाली हो, बल्कि नीतिनिष्ठ, बुद्धिमान और प्रजा के प्रति समर्पित हो। इस उद्देश्य को लेकर चाणक्य ने देश भर में भ्रमण शुरू किया, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो उनके सपनों के भारत, एक समृद्ध, एकजुट और न्यायपूर्ण भारत को साकार कर सके। वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमे, लोगों से मिले, उनकी बातें सुनी और हर युवा चेहरे में उस चिंगारी को खोजने का प्रयास किया जो एक साम्राज्य को बदल सके। एक दिन अपने भ्रमण के दौरान चाणक्य एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ बच्चों को एक खुले मैदान में राजा रानी का खेल खेलते देखा। यह खेल बच्चों के लिए सामान्य मनोरंजन था, लेकिन एक बालक ने उनकी नजर खींच ली।
यह बालक अपने साथियों के बीच सबसे अलग था। उसकी आंखों में एक असाधारण तेज था जो किसी साधारण बच्चे में नहीं दिखता। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और नेतृत्व की गूंज थी और उसकी चाल में एक सेनापति जैसा गर्जन और आत्मविश्वास झलकता था। वह अपने साथियों को निर्देश दे रहा था और खेल में भी उसकी रणनीति और निर्णय लेने की क्षमता स्पष्ट थी। चाणक्य ने उसे ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह वही रत्न है जिसकी उन्हें तलाश थी। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। कुछ कथाओं के अनुसार वह एक साधारण परिवार से था, जबकि अन्य के अनुसार वह नंद वंश से किसी तरह जुड़ा हुआ था, लेकिन उसकी उत्पत्ति से अधिक उसका व्यक्तित्व और संभावनाएं चाणक्य के लिए मायने रखती थी। चाणक्य ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि चंद्रगुप्त वही नायक है जो भारत को एक करने और मगध के भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंकने में सक्षम होगा। उनकी दूरदृष्टि ने चंद्रगुप्त के भीतर छिपी उस आग को पहचान लिया जो एक सामान्य बालक को सम्राट बना सकती थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से बात की, उसके विचारों को समझा और उसे अपने संरक्षण में ले लिया। वे उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए, जो उस समय ज्ञान और शिक्षा का सर्वोच्च केंद्र था। तक्षशिला में विद्वानों, योद्धाओं और रणनीतिकारों का जमावड़ा था और यह वह स्थान था जहां चाणक्य चंद्रगुप्त को एक सच्चा नेता बनाने के लिए तैयार कर सकते थे। तक्षशिला में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक कठिन और व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने उसे युद्धकला में निपुण बनाया, जिसमें तलवारबाजी, धनुर्विद्या, घुड़सवारी और रणनीति शामिल थी। लेकिन चाणक्य का प्रशिक्षण केवल शारीरिक कौशल तक सीमित नहीं था। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति और अपनी प्रसिद्ध चाणक्य नीति की गहन शिक्षा दी। चाणक्य नीति में जीवन के हर पहलू, शासन, नैतिकता, रणनीति और नेतृत्व के सूत्र थे जो एक शासक को न केवल युद्ध में बल्कि शांति और समृद्धि के समय में भी मार्गदर्शन दे सकते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि एक सच्चा राजा वह है जो अपनी प्रजा के हित को सर्वोपरि माने और हर परिस्थिति में धैर्य, बुद्धि और न्याय के साथ निर्णय ले। चंद्रगुप्त ने इस प्रशिक्षण को पूरी लगन और अनुशासन के साथ ग्रहण किया। वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की, अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को निखारा और चाणक्य के मार्गदर्शन में एक साधारण बालक से एक असाधारण योद्धा और रणनीतिकार बनने की दिशा में कदम बढ़ाए। चाणक्य ने न केवल उसके कौशल को तराशा, बल्कि उसके भीतर राष्ट्र के प्रति समर्पण और प्रजा के प्रति कर्तव्य की भावना भी जागृत की। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के सपनों को अपना लक्ष्य बनाया, एक ऐसा भारत जहां न्याय, समृद्धि और एकता हो। यह भेंट केवल एक गुरु और शिष्य के मिलन की कहानी नहीं थी, यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने भारत के भविष्य को आकार दिया। चाणक्य की दूरदर्शिता और चंद्रगुप्त की प्रतिभा ने एक ऐसी साझेदारी की नींव रखी जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना का आधार बनी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में वह संभावना देखी जो एक साम्राज्य को एकजुट कर सकती थी, और चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में वह शक्ति पाई जो इतिहास को बदल सकती थी। यह गुरु शिष्य का वह बंधन था जो समय की कसौटी पर अमर हो गया और भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक बना। संघर्ष और रणनीति का दौर। चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी ने धनानंद के भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था, लेकिन यह कार्य आसान नहीं था। मगध की सेना उस समय भारत की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी और धनानंद के पास अपार संसाधन और सैन्य बल था। चाणक्य को यह स्पष्ट था कि इस विशाल साम्राज्य को परास्त करने के लिए केवल शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं होगी, इसके लिए बुद्धि, रणनीति और जनसमर्थन की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य के साथ चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक सेना का गठन शुरू किया, लेकिन यह कोई राजसी या प्रशिक्षित सेना नहीं थी। इस सेना में वे लोग शामिल थे जो समाज के सबसे निचले पायदान से आए थे, किसान, चरवाहे, मजदूर, कारीगर और साहसी नौजवान। ये वही लोग थे जो धनानंद के अत्याचारों से त्रस्त थे, जिनके घर भारी करों के बोझ तले दबे थे और जिनके जीवन में अन्याय और शोषण का अंधेरा छाया हुआ था। चाणक्य ने इन लोगों के भीतर छिपे असंतोष को एकजुटता और शक्ति में बदला। चाणक्य ने इन साधारण लोगों को न केवल युद्धकला सिखाई, बल्कि उन्हें एक बड़े उद्देश्य से जोड़ा। उन्होंने तलवारबाजी, भाला फेंक, घुड़सवारी और युद्ध रणनीति का प्रशिक्षण दिया,
लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने इन लोगों को आत्मविश्वास और उद्देश्य दिया। चाणक्य ने उन्हें समझाया, युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता, यह बुद्धि, नीति और धैर्य से जीता जाता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि हर बार मातृभूमि के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए। यह शिक्षा केवल सैन्य प्रशिक्षण तक सीमित नहीं थी, यह एक वैचारिक क्रांति थी जो इन लोगों को एक सामान्य लक्ष्य, मगध को अत्याचार से मुक्त करने और एक न्यायपूर्ण शासन स्थापित करने के लिए एकजुट कर रही थी। चाणक्य ने इस सेना को न केवल हथियारों से, बल्कि उनके हृदय में देशभक्ति की आग जलाकर सशक्त बनाया। चाणक्य की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका गुप्तचर तंत्र। उन्होंने पूरे मगध में अपने गुप्तचरों का एक व्यापक और जटिल जाल फैलाया, जो राजधानी पाटलिपुत्र से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक हर गतिविधि पर नजर रखता था। ये गुप्तचर व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, साधुओं और आम लोगों के भेष में काम करते थे, जो धनानंद के दरबार की गतिविधियों, सेना की तैनाती और यहाँ तक कि दरबारियों की निजी कमजोरियों की जानकारी चाणक्य तक पहुँचाते थे। इस सूचना तंत्र ने चाणक्य को धनानंद की कमजोरियों को समझने और उनकी रणनीति को विफल करने में मदद की। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध चाणक्य नीति के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए कई बार दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाया। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत देकर या उनके बीच फूट डालकर मगध की शक्ति को कमजोर किया। उनकी कूटनीति इतनी सूक्ष्म थी कि कई युद्ध बिना रक्तपात के जीत लिए गए। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने मगध के कुछ सहयोगी राज्यों को अपने पक्ष में कर लिया, जिससे धनानंद की स्थिति और कमजोर हो गई। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध की सीमाओं पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। उनकी रणनीति थी कि पहले छोटे छोटे क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, ताकि मगध की मुख्य शक्ति को कमजोर किया जा सके। चाणक्य ने साम, दाम, दंड, भेद की नीति का उपयोग करते हुए हर कदम पर सोच समझकर निर्णय लिए। जहां आवश्यक था, वहां उन्होंने कूटनीति और समझौतों का सहारा लिया, और जहां जरूरी था, वहां चंद्रगुप्त की सेना ने युद्ध लड़ा। चंद्रगुप्त, जो अब एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार बन चुके थे, ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और एक के बाद एक विजय हासिल की। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और चंद्रगुप्त की वीरता का यह संयोजन इतना प्रभावी था कि मगध की सीमाएं धीरे धीरे उनके नियंत्रण में आने लगीं। इस संघर्ष के दौरान चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बार बार याद दिलाया कि उनका लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा शासन स्थापित करना है जो प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित हो। उनकी यह नीति और एकता का बल मगध के गढ़ को चुनौती देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। चाणक्य की गुप्त रणनीतियों और चंद्रगुप्त की साहसी सेना ने मिलकर धनानंद के शक्तिशाली साम्राज्य को कमजोर कर दिया। यह दौर केवल युद्ध का नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और रणनीति का था, जिसने चाणक्य और चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन के करीब पहुंचाया। उनकी यह यात्रा एक असाधारण उदाहरण थी कि कैसे एक विद्वान की बुद्धि और एक योद्धा की शक्ति मिलकर इतिहास को नया आकार दे सकती है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। वर्षों की कठिन मेहनत, रणनीतिक युद्ध और चाणक्य की अद्वितीय सूझबूझ के बाद चंद्रगुप्त और उनकी सेना ने अंततः मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जो न केवल मगध के इतिहास, बल्कि समस्त भारत के भविष्य को आकार देने वाला था। धनानंद का शासन, जो भ्रष्टाचार, अहंकार और प्रजा के शोषण का प्रतीक बन चुका था, चंद्रगुप्त के नेतृत्व और चाणक्य की नीतियों के सामने ढह गया। धनानंद को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त को मगध का राजा घोषित किया गया। यह विजय केवल सैन्य शक्ति का परिणाम नहीं थी, यह चाणक्य की बुद्धिमत्ता, गुप्तचर तंत्र की प्रभावशीलता और जनता के समर्थन का संयुक्त परिणाम थी। मगध की प्रजा, जो वर्षों से अत्याचार और अन्याय से त्रस्त थी, ने इस परिवर्तन का स्वागत किया। पहली बार उन्हें एक ऐसा शासक मिला जो न केवल साहसी और शक्तिशाली था, बल्कि प्रजावत्सल और नीतिनिष्ठ भी था। चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक मगध के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। वह एक युवा योद्धा थे, जिन्हें चाणक्य ने तक्षशिला में युद्ध कला,
रणनीति और शासन के सूक्ष्म सिद्धांतों में प्रशिक्षित किया था। लेकिन चाणक्य का मार्गदर्शन यहीं समाप्त नहीं हुआ। सिंहासन पर बैठने के बाद भी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजधर्म, अर्थशास्त्र और न्याय की गहन शिक्षा दी। चाणक्य का मानना था कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी प्रजा को न्याय प्रदान करना। उन्होंने चंद्रगुप्त को स्पष्ट शब्दों में कहा, राजा का सबसे बड़ा धर्म है न्याय। जो राजा अपनी प्रजा को न्याय नहीं दे सकता, वह सिंहासन का हकदार नहीं। चाणक्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के माध्यम से चंद्रगुप्त को शासन की कला सिखाई, जिसमें कर संग्रह, व्यापार, कृषि, सेना प्रबंधन और कूटनीति जैसे विषय शामिल थे। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि चंद्रगुप्त का शासन प्रजा के कल्याण और देश की समृद्धि पर केंद्रित रहे। चंद्रगुप्त के शासन में मगध ने न केवल अपनी खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त किया, बल्कि यह एक बार फिर भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बन गया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सलाह पर एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, कर प्रणाली को सरल और निष्पक्ष बनाया और प्रजा के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की। उनकी सेना को और सशक्त किया गया, लेकिन इसका उपयोग केवल रक्षा और विस्तार के लिए किया गया, न कि प्रजा पर अत्याचार के लिए। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने पड़ोसी राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और कई क्षेत्रों को अपने अधीन किया। यह मौर्य साम्राज्य की नींव थी, जो बाद में पूरे भारत को एक करने में सफल रही। चंद्रगुप्त का शासन न केवल मगध तक सीमित रहा, बल्कि उनके नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य ने उत्तर पश्चिम में सिकंदर के उत्तराधिकारियों को चुनौती दी और दक्षिण तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया। चाणक्य की नीतियों और चंद्रगुप्त की वीरता ने मिलकर मौर्य साम्राज्य को एक ऐसी शक्ति बनाया, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में एकता और समृद्धि का नया अध्याय लिखा। चंद्रगुप्त के शासनकाल में पाटलिपुत्र न केवल एक राजधानी, बल्कि संस्कृति, व्यापार और ज्ञान का केंद्र बन गया। प्रजा ने पहली बार एक ऐसे शासक का अनुभव किया जो उनकी भलाई के लिए समर्पित था। चाणक्य ने यह सुनिश्चित किया कि चंद्रगुप्त का शासन केवल सत्ता का प्रदर्शन न हो, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था हो जो प्रजा के हितों को सर्वोपरि माने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना केवल एक राजवंश का उदय नहीं था, यह एक विचारधारा का प्रतीक थी जो नीति, न्याय और प्रजा के कल्याण पर आधारित थी। इस साम्राज्य ने न केवल भारत को एकजुट किया, बल्कि इसे विश्व की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध सभ्यताओं में से एक बनाया। चाणक्य और चंद्रगुप्त की यह साझेदारी इतिहास में एक अमर गाथा बन गई, जो आज भी नेतृत्व और शासन की कला का प्रेरणादायक उदाहरण है। चाणक्य का अंतिम उपदेश। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के मार्गदर्शन और अपनी वीरता के बल पर न केवल मगध के सिंहासन पर आसीन हुए, बल्कि एक महान सम्राट के रूप में पूरे भारत में अपनी ख्याति स्थापित कर चुके थे। मौर्य साम्राज्य की नींव अब मजबूत हो चुकी थी और पाटलिपुत्र समृद्धि, संस्कृति और शक्ति का प्रतीक बन गया था। चंद्रगुप्त का शासन निष्पक्षता, न्याय और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित था, जो चाणक्य की शिक्षाओं का जीवंत प्रमाण था। लेकिन सत्ता का वैभव और शक्ति का नशा किसी भी राजा को बदल सकता था। इस विचार ने चंद्रगुप्त के मन में एक प्रश्न जन्म दिया। एक दिन अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता और आत्मनिरीक्षण के भाव के साथ चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, आपने अपना जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया, मुझे एक साधारण बालक से सम्राट बनाया। क्या आपको कभी यह डर नहीं लगा कि मैं सत्ता के नशे में बदल जाऊं और आपके द्वारा सिखाए गए मार्ग से भटक जाऊं? चाणक्य, जिनकी बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि ने न केवल एक साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि एक विचारधारा को भी जीवंत किया, ने अपनी शांत और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उनकी आंखों में एक गुरु का विश्वास और एक दार्शनिक की गहराई झलक रही थी। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, राजा को बदलने का डर तभी होता है जब शिक्षक लोभी हो। एक लोभी शिक्षक अपने शिष्य को केवल सत्ता के लिए तैयार करता है, न कि सेवा और धर्म के लिए। मैंने तुम में वो बीज बोए हैं
जो केवल न्याय, सेवा और धर्म के वृक्ष उगाएंगे। यह जवाब चाणक्य की शिक्षा और उनके शिष्य के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल युद्ध और शासन की कला ही नहीं सिखाई थी, उन्होंने उसे नैतिकता, कर्तव्य और प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाया था। उनका विश्वास था कि ये मूल्य चंद्रगुप्त को कभी भटकने नहीं देंगे। चाणक्य ने अपनी बात को और गहराई देते हुए कहा, याद रखो, चंद्रगुप्त सम्राट वही है जो अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह माने, न कि अपने पैरों की धूल। यह उपदेश केवल शब्दों का समूह नहीं था, यह एक शासक के लिए जीवन का दर्शन था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह समझाया कि सत्ता का असली अर्थ प्रजा की सेवा में है, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ या वैभव में। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को उतना ही प्रेम और देखभाल दे जितना एक पिता अपने बच्चों को देता है। प्रजा को पैरों की धूल मानने वाला शासक कभी भी सच्चा सम्राट नहीं हो सकता, क्योंकि वह सत्ता को केवल अपने लिए उपयोग करता है। चाणक्य का यह उपदेश राजधर्म का सार था, जो मौर्य साम्राज्य की नींव को और मजबूत करता था। इस अंतिम उपदेश में चाणक्य की दूरदृष्टि और उनके शिष्य के प्रति विश्वास स्पष्ट रूप से झलकता था। उन्होंने चंद्रगुप्त को न केवल एक सम्राट बनाया, बल्कि उसे एक ऐसा नेता बनाया जो इतिहास में अपनी नीति और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। चाणक्य का यह विश्वास कि उनके द्वारा बोए गए बीज केवल धर्म और सेवा के वृक्ष उगाएंगे, चंद्रगुप्त के शासन में साकार हुआ। मौर्य साम्राज्य ने न केवल भारत को एकजुट किया, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जो प्रजा के कल्याण और समृद्धि के लिए समर्पित थी। चाणक्य का यह उपदेश आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने लोगों के प्रति उत्तरदायित्व और सेवा के भाव से प्रेरित हो। यह गुरु शिष्य का वह बंधन था जिसने न केवल एक साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि एक शाश्वत दर्शन को भी स्थापित किया जो नेतृत्व और शासन की कला को परिभाषित करता है। इस कहानी से प्रेरणा। चाणक्य और चंद्रगुप्त की गाथा केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दर्शन है जो नेतृत्व, धैर्य और राष्ट्र के प्रति समर्पण के अमर सिद्धांतों को उजागर करता है। इस कहानी से मिलने वाली प्रेरणाएं समय और परिस्थितियों से परे हैं, जो आज भी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में प्रासंगिक हैं। निम्नलिखित बिंदु इस कहानी से मिलने वाली प्रमुख सीखों को विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। 1. अपमान को अवसर में बदलें। चाणक्य का मगध के दरबार में अपमान एक सामान्य व्यक्ति को तोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इसके बजाय उन्होंने इस अपमान को अपनी शक्ति का स्रोत बनाया और इसे भारत के पुनर्जनन का आधार बनाया। चाणक्य ने धनानंद के अहंकार को चुनौती दी और अपनी प्रतिज्ञा के बल पर एक नए युग की शुरुआत की। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली बाधाएं और अपमान हमें हतोत्साहित करने के बजाय हमें और मजबूत बना सकते हैं। अपमान को अवसर में बदलने की कला ही सच्ची सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक संघर्ष, हमें हर चुनौती को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। 2. गुरु शिष्य का अमर रिश्ता। चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी एक आदर्श गुरु शिष्य संबंध का प्रतीक है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल युद्ध कला और नीति शास्त्र सिखाया, बल्कि उन्हें जीवन का एक उच्च उद्देश्य दिया, राष्ट्र की सेवा और प्रजा के कल्याण का मार्ग। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उसे तराशकर एक सम्राट बनाया। यह हमें सिखाता है कि एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उसे नैतिकता, दायित्व और जीवन के मूल्यों से भी जोड़ता है। यह रिश्ता आज भी शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है, जो दर्शाता है कि सही मार्गदर्शन के साथ कोई भी व्यक्ति अपनी संभावनाओं को साकार कर सकता है। 3. नीति और न्याय की शक्ति। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी यह स्पष्ट करती है कि सत्ता केवल तलवार या सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि, नीति और न्याय से स्थायी होती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है अपनी प्रजा को न्याय देना।
मौर्य साम्राज्य की सफलता इस बात का प्रमाण है कि जब शासन नीति और नैतिकता पर आधारित होता है तो वह न केवल स्थिर रहता है बल्कि प्रजा का विश्वास भी जीतता है। यह सिद्धांत आज के नेतृत्व के लिए भी प्रासंगिक है, चाहे वह राजनीति हो, व्यवसाय हो या सामाजिक कार्य। सच्ची शक्ति बुद्धि और नैतिकता से ही प्राप्त होती है। 4. गुप्त रणनीति और धैर्य। चाणक्य की चतुराई और धैर्य इस कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने गुप्तचरों का जाल फैलाकर, कूटनीति का उपयोग करके और साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाकर मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को परास्त किया। उनकी रणनीतियां दर्शाती हैं कि सच्चा नेतृत्व जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर और धैर्यपूर्वक लिए गए निर्णयों में निहित होता है। चाणक्य ने कई युद्ध बिना रक्तपात के जीते, जो उनकी रणनीतिक बुद्धि का प्रमाण है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में बड़ी सफलताएं त्वरित निर्णयों से नहीं बल्कि गहरी योजना, धैर्य और चतुराई से प्राप्त होती हैं। 5. राष्ट्र के लिए समर्पण। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक अनुपम उदाहरण है। चाणक्य ने व्यक्तिगत अपमान को भुलाकर अपने जीवन को भारत के पुनर्जनन के लिए समर्पित कर दिया। चंद्रगुप्त ने भी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर प्रजा और राष्ट्र के कल्याण को प्राथमिकता दी। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता और नेतृत्व तब प्रकट होता है जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर समाज और देश के लिए काम करते हैं। यह समर्पण आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्यों को बड़े उद्देश्यों से जोड़ें और समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाएं। निष्कर्ष। चाणक्य और चंद्रगुप्त की यह गाथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं बल्कि आंतरिक दृढ़ता, बुद्धि और नैतिकता में निहित होती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को अवसर के रूप में देखें, सही मार्गदर्शन को अपनाएं और अपने कार्यों को समाज और राष्ट्र के कल्याण से जोड़ें। यह एक ऐसी कथा है जो समय की सीमाओं को पार कर हर युग में नेतृत्व और समर्पण का पाठ पढ़ाती है। तो दोस्तों, यह थी चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व और समर्पण ही इतिहास रचता है। उम्मीद है प्रेरणा पथ का यह सफर आपको प्रेरित कर गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपने प्रेरणा पथ पर चलते रहें।